हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मनस्वी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। आज हम बात करेंगे काल श्रेणी क्या होती है। जो हम टॉप 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए थे उसका ये क्वेश्चन 5 या 6 होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। काल श्रेणी से क्या तात्पर्य है। यहाँ से काल श्रेणी से क्या तात्पर्य है। सांख्यिकीय तकनीकों के रूप में काल श्रेणी के महत्व पर प्रकाश डालिए और इसके घटकों का भी वर्णन कीजिए। काल श्रेणी जैसा सभी को पता है, नाम से ही पता चल रहा है, काल का मतलब क्या है, समय, और श्रेणी एक समय को व्यवस्थित रूप से लगाना। ठीक है, और इसमें जो डेफिनेशन है, जैसे यहाँ पर समंक, आपने पहले चैप्टर्स हमने किए, चैप्टर सेकंड या थर्ड है, समंक क्या होता है। ठीक है, अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कि समंक क्या होते हैं तो पहले आप वो वीडियो जाके देखिए। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी और इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। चलिए काल श्रेणी समझते हैं। सबसे पहले काल श्रेणी क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको ऑरली समझाऊंगी। कि समय के किसी माप के आधार पर प्रस्तुत समंकों का व्यवस्थित क्रम को काल श्रेणी अथवा कालांतर माला कहते हैं। जैसे समय क्या दिया है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वर्ष, माह, दिन। कि समंक क्या होता है, डेटा होता है। जो भी हम डेटा, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम वो कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और व्यवस्थित क्रम में होनी चाहिए। जैसे अगर हम पेट्रोल की बात कर लें कि सन 2018 में पेट्रोल की कीमत इतनी थी, सन 2019 में इतनी थी, सन 2020 में इतनी है। तो ये डेटा हम कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, समय के साथ ही कलेक्ट कर रहे हैं ना। हमने ये डेटा समय के साथ ही इकट्ठा किया है। तो जो हम अपना समंक या जो हम अपना डेटा समय के साथ इकट्ठा करते हैं या कलेक्ट करते हैं, वही काल श्रेणी कहलाता है। ठीक है, जो डेटा हम समय के साथ इकट्ठा करते हैं वो काल श्रेणी कहलाता है। आगे देखते हैं। अर्थशास्त्रियों ने इसकी डेफिनेशन दी है, जैसे केने व कैपिंग के अनुसार समय पर आधारित समंक समूह काल श्रेणी कहलाते हैं। जो समय पर आधारित होते हैं, जैसे हमने अभी बात की, समय पर आधारित समंक समूह काल श्रेणी कहलाते हैं। पीजे मूरे के अनुसार किसी समय की अवधि पर आधारित मूल्यों का श्रेणी एक काल श्रेणी कहलाती है। ये भी यही है कि समय पर आधारित जो मूल्यों की समंक श्रेणी होती है वही काल श्रेणी कहलाती है। ठीक है, काल श्रेणी के अंतर्गत दो प्रकार के चर आते हैं। चर से क्या तात्पर्य है, वेरिएबल। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, आय हो गई, कीमत हो गई, वस्तु की मात्रा हो गई। जो चीज़ें बदलती रहती हैं वो चर कहलाती हैं। तो आय भी बदलती रहती है, वस्तुओं की मात्रा भी बदलती रहती है और वस्तुओं की कीमत भी बदलती रहती है। ठीक है, ये बदलती रहती है, इसलिए क्या है, ये चर हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र चर और आश्रित चर। अब हम देखते हैं स्वतंत्र चर क्या है। एक मिनट, हम अपना पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र चर मूल्य समय को प्रदर्शित करते हैं। जो चर मूल्य को प्रदर्शित करते हैं, सिर्फ मूल्य को प्रदर्शित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो स्वतंत्र चर कहलाते हैं। पर जो चर मूल्य के साथ साथ समय को भी प्रदर्शित करते हैं और ये दिखाते हैं कि समंकों के मूल्य में समय के साथ साथ क्या क्या परिवर्तन हुआ है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था पेट्रोल का, कि सन 2018 में पेट्रोल की कीमत ये थी। पेट्रोल तो अनियमित चीज़ है, ये तो हर दूसरे दिन बदलता रहता है। कोई और दूसरा एग्जाम्पल लेना अच्छा रहेगा, जैसे आप गेहूँ की कीमत ले सकते हैं। अगर 100 रुपये कुंटल है, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए लिया है। ठीक है, पिछले साल गवर्नमेंट ने रेट इसका 100 रुपये कुंटल रखा और सन 2020 में इसका रेट 110 रुपये कुंटल कर दिया। तो समय के साथ समंकों का मूल्य बदला। जो समय के साथ समंकों का मूल्य बदलेगा वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो आश्रित चर कहलाएगा। ठीक है, आश्रित चर क्या है, जो समय के साथ समंक का मूल्य बदलेगा, और स्वतंत्र चर क्या है, जिसमें सिर्फ समय को प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, सब मिटा देते हैं। चलिए अब हम देखते हैं सांख्यिकीय तकनीक के रूप में काल श्रेणी के महत्व। अब इसके महत्व देखते हैं। तो अर्थशास्त्री, व्यवसायी, किसान, ये जितने भी अर्थशास्त्री हैं, व्यवसाय किसान हैं, व्यक्तियों के लिए बहुत अधिक उपयोगी होती है। कैसे,
पहला है यहाँ पे, इसकी सहायता से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन किया जा सकता है। काल श्रेणी से ही तो हमने पता किया है कि पिछले साल हमारी कीमतें क्या थी और इस साल हमारी कीमतें क्या हैं, तो इससे हम अध्ययन करते हैं। जब अध्ययन कर लेते हैं कि जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, जाड़ों में सन 2020 में एक व्यक्ति की वो जर्सी वगैरह की दुकान है, एक व्यक्ति की 50 जर्सियाँ बिकी हैं सन 2020 में। उसे अगले साल सन 2021 में भी जाड़ों में दुकान लगानी है, तो लगभग उसकी 50 पहले बिक गई थी, तो वो अनुमान से कितनी लेके आएगा, 50 से 70 के बीच लेके आएगा। तो इस चीज़ से काल श्रेणी से हम भविष्य की वस्तुओं का अनुमान भी लगा सकते हैं। यही बात यहाँ पर बोली गई है, इसके अध्ययन से भविष्य में होने वाली परिवर्तनों का अनुमान लगाया जा सकता है। तीसरा है, भूतकाल में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का विश्लेषण किया जा सकता है कि ये कि भूतकाल में क्या हुआ, कैसे किया हमने, हम भविष्य में इसे सुधार के कैसे अच्छे रूप में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर ये वर्नर हर्ट्ज के अनुसार काल श्रेणी के विश्लेषण करने के मुख्य उद्देश्य भावी घटनाओं की गतिविधि का सही अनुमान लगाने के लिए आर्थिक तथ्यों में होने वाले परिवर्तनों को समझना, समझाना व मूल्यांकित करना है। जैसे अभी हमने बात की कि जो भविष्य में बदलाव होंगे उनका अनुमान लगाना, उनके मूल्यों का पहले से ही अनुमान लगाना और समझना, वही क्या है, काल श्रेणी कहलाता है। आगे चलते हैं, वेट अ मिनट, आगे चलते हैं। काल श्रेणी के संगठन के अंग देखेंगे हम कि अब इसके कितने अंग हैं। तो काल श्रेणी के यहाँ पर 3 अंग दिए हुए हैं। पहला सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति, पहला क्या है, सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति या उपनीति, जिसे ट्रेंड भी बोलते हैं। अभी हम बात करेंगे ट्रेंड क्या है। दूसरा है नियमित अल्पकालीन उच्चावन, तीसरा है अनियमित या देव उच्चावन। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं उपनीति, ट्रेंड क्या है। जैसे अगर आप लोग सोशल मीडिया चलाते होंगे, इंस्टाग्राम वगैरह ये सब, तो बोलते हैं ना, अरे ये सॉन्ग ट्रेंडिंग चल रहा है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है। जो उस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा होता है वो क्या कहलाता है, वो ट्रेंड कहलाता है या उपनीति कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम उपनीति पढ़ेंगे, उपनीति पढ़ेंगे। देखिए उपनीति क्या है, कालमालाओं में दीर्घ काल में हुए नियमित परिवर्तन, अर्थात कालमालाओं की समय अवधि में जो परिवर्तन होते हैं, जो रुझान होते हैं कि क्या चल रहा है, वो क्या कहलाता है, आसपास जो करंट में चल रहा होता है वो क्या कहलाता है, वो ट्रेंड कहलाता है या उपनीति कहलाती है। अब क्या है, अगर उपनीति बढ़ती हुई है, जैसे यहाँ पर ये दिखाया बढ़ती हुई उपनीति, तो इसे तो बोलेंगे अपवर्ड ट्रेंड, कि एक ट्रेंड फैलता जा रहा है। ठीक है, अगर घटती हुई उपनीति है तो बोलेंगे डाउनवर्ड ट्रेंड, कि ये ट्रेंड कम होता जा रहा है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, स्पेशली लड़कियां इसे रिलेट कर पाएंगी कि अरे इस समय तो नेट का फैशन चल रहा है, तो ये इस समय कपड़ों में नेट का ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, और या हम ये बोल सकते हैं, अगर जैसे सिल्क का भी टच आता है, लोग बनारसी साड़ी पहनती हैं, इस समय बनारसी साड़ी का ट्रेंड कम चल रहा है। कम ट्रेंड मतलब वो डाउनफॉल हो रहा है। ठीक है, अब उपनीति विहीन क्या है, कोई भी ट्रेंड नहीं हो वो नॉट ट्रेंड कहलाएगा, वो कहलाएगा उपनीति विहीन। ओके, ट्रेंड समझ में आ गया, आगे चलते हैं हम। अब हम दूसरा पढ़ेंगे नियमित अल्पकालीन उच्चावन। नियमित अल्पकालीन उच्चावन क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर है नियमित अल्पकालीन उच्चावन, रेगुलर शॉर्ट टाइम ऑक्सीलेशन। जब काल श्रेणी में अल्पकाल में जो उतार चढ़ाव होते रहते हैं, अल्पकालीन उच्चावन कहलाते हैं। जैसे अगर यहाँ पर दिया भी है, जैसे इसमें 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आवर्त या मौसमी विचरण। आवर्त या मौसमी विचरण क्या है, गर्मी में गर्मियों के कपड़े बिकना, जाड़ों में जाड़ों के कपड़े बिकना। ये क्या है, ये नियमित अल्पकालीन कुछ शॉर्ट टर्म के लिए पीरियड है जिसमें चीज़ें बदल रही हैं, हमारा समय बदल रहा है। कि अभी लोग बोलते हैं ना, जैसे गर्मियों में लोग कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं और जाड़ों में वहीं हम कॉफ़ी या चाय पीने लगते हैं। तो ये ट्रेंड बदला ना, और जब ऐसे ट्रेंड बदलता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है नियमित या
अल्पकालीन उच्चावन, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है, परिवर्तन काल श्रेणी में एक ही वर्ष के अंदर जलवायु अथवा रीति रिवाज में होने वाले परिवर्तनों के कारण जो नियमित अथवा अनियमित उतार चढ़ाव होते हैं, मौसमी उतार चढ़ाव कहलाते हैं या नियमित अल्पकालीन उच्चावन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे इन्होंने उदाहरण के लिए भी दिया है। उदाहरण के लिए फसल काटने पर खाद्यान्नों का मूल्य कम होना, ग्रीष्म ऋतु में बर्फ का मूल्य बढ़ना, शादी और विवाह में सोने चांदी का मूल्य बढ़ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मौसमी विचरण की ये विशेषताएं बता रहा है। मौसमी विचरण की दो विशेषताएं हैं। पहला, वे एक निश्चित समय अवधि में प्रतिवर्ष होते हैं कि जब गर्मियों का सीजन होगा तो गर्मियों का सीजन उसी समय आएगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये सब गर्मियों का सीजन रहता है। जाड़े दिसंबर जनवरी फरवरी जाड़ों का सीजन रहेगा। तो एक निश्चित समय होता है। प्रतिवर्ष वृद्धि अथवा ह्रास लगभग उसी अवधि में लगभग समान रूप से अनुपात में होता है। मतलब अगर एक दुकान है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, वो एक साल उसने जाड़ों में 50 जर्सी बेची, तो लगभग 50 से 60 ही मिनिमम बेचेगा अगली साल भी। ठीक है, तो ज़्यादा वृद्धि और ह्रास की उम्मीद नहीं होती है। आगे तीसरा हम देखेंगे। अब जो हमने यहाँ देखा है, चक्रीय उच्चावन क्या होता है, तो चक्रीय उच्चावन पढ़ेंगे आप। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, चक्रीय उच्चावन क्या है। ये चक्रीय उच्चावन भी नियतकालीन, परंतु इनकी अवधि एक वर्ष से अधिक होती है। उच्चावन का मतलब सबसे पहले आप समझिए, उच्चावन का मतलब क्या। उच्चावन से तात्पर्य है कि चीज़ों का बढ़ना कम होना, लगातार अप डाउन होना, उतार चढ़ाव होना। ठीक है, जैसे कि एक बिजनेस है, अभी यहाँ पे सामान्य चल रहा है। ठीक है, अभी इसमें वृद्धि हो रही है। जैसे इसके 4 फंक्शंस भी हैं, जैसे यहाँ पे समृद्धि बताया है, प्रतिसार बताया, अवसाद बताया, पुनरुत्थान रिकवरी बताई है। कि अभी एक बिजनेस है, उसमें बहुत वृद्धि हो रही है, वो अच्छा चल रहा है, पर एक साथ उसमें चक्रीय परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पर ये चक्रीय परिवर्तन दे रखा है, उसमें ह्रास होता है, मतलब अवसाद। अवसाद को इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रेशन हो जाता है। कि डिप्रेशन मतलब मंदी आ गई है, कोई कारण हो गया है, कोई क्राइसिस हो गई है और लोग बेरोजगार हो गए हैं। स्टॉक, अगर कोई बिजनेस है उसके स्टॉक कम हो गए हैं तो अवसाद हो गया है। पुनरुत्थान मतलब फिर चक्रीय गति आती है, और पुनरुत्थान मतलब फिर उस दोबारा किसी का भी बिजनेस है, कोई भी इंडस्ट्री है, उसकी रिकवरी होती है, दोबारा स्टॉक बढ़ने लगते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो दोबारा उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगती है। यही क्या कहलाता है, यही चक्रीय उच्चावन कहलाता है। उच्चावन मतलब यही चक्रीय उतार चढ़ाव कहलाता है। कि कभी कोई हमारा वो उसमें वृद्धि भी हो सकती है, बिजनेस में मंदी भी आ सकती है, और फिर उसकी धीरे धीरे रिकवरी भी हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा है देव या अनियमित परिवर्तन। जो परिवर्तन मौसम के कारण होते हैं और जिनका हम पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, जैसे तूफान आ जाना, आंधी आ जाना और बाढ़ आ जाना, तो हम इन सब का अनुमान नहीं लगा सकते। ये क्या कहलाते हैं, देव या अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। राइट, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा भी है देव उच्चावन। उच्चावन मतलब उतार बढ़ा चढ़ाव, जैसे भूकंप, बाढ़, ये सब, ये इतना ही है। ये तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि काल श्रेणी का विश्लेषण या विघटन के संक्षेप में बताइए, इसके प्रमुख उद्देश्य लिखिए। वो तो हमने थ्योरीली पढ़ लिया कि थ्योरी के रूप में कैसे समझेंगे, पर जब अगर ये आ जाए काल श्रेणी को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैथमेटिकली 2 तरीके से रिप्रेजेंट होता है। एक तो योज्य मॉडल और एक होता है गुणात्मक मॉडल। तो आप सिर्फ इनका फॉर्मूला याद रखिए, और कोई दिक्कत नहीं है। योज्य मॉडल में फॉर्मूला होता है O बराबर T प्लस S प्लस C प्लस I। और सिर्फ ये याद रखिए क्या वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे O मूल समंग, T प्रवृत्ति, S मौसमी उच्चावन, C चक्रीय उच्चावन, I अनियमित उच्चावन। अगर आपसे पूछ ले कोई कि अगर आपसे पूछ ले एस मौसमी उच्चावन क्या है, तो आप एस को तो यहीं छोड़ देंगे और बाकी सबको इधर ले आएंगे। O माइनस टी माइनस सी माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ सिर्फ फॉर्मूला याद रखिएगा। गुणात्मक मॉडल क्या है कि O बराबर है T इंटू एस इंटू सी इंटू आई, इन सब की मल्टीप्लाई कर दी है। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर ये दिखाया हुआ है कि अगर T हम नीचे लिया है तो O अपॉन T हो गया, और यहाँ S इंटू सी इंटू आई बचा।
तो सिर्फ ये बताया कि हम इसे मैथमेटिकली कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये क्वेश्चन भी हमारा हमने कर लिया है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।